नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरणीय समारोह बनाने के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह और महापौर अयोध्या सहित स्थानीय प्रशासन के साथ वर्चुअल बैठक कर सीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साल 2023 की विदा वेला पर धर्मनगरी अयोध्या में पीएम का आगमन और अयोध्या में विकास के लिए नए युग को प्रारंभ करने वाली होगी। इस अवसर पर देश को न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उपहार मिलने जा रहा है, बल्कि अयोध्या को हजारों करोड़ों की परियोजनाओं के उपहार भी मिलेंगे। वहीं निर्देश दिए गए हैं कि पीएम के रोड शो के लिए तय रूट पर सुरक्षा और साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पूरी अयोध्या राममय हो, स्थानीय मठ मंदिरों को सजाएं और जगह जगह सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा रुचिकर प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाए। खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का आगमन होने वाला है 30 दिसंबर को, जिसको लेकर के सीएम योगी द्वारा लगभग सभी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और सभी को साफ तौर पर दिशा निर्देश गए हैं कि जो पीएम मोदी के आने का तय रूट होगा, रोड शो का जो तय रूट होगा, उसको लेकर के सुरक्षा और जो साफ सफाई है उसकी अच्छे से व्यवस्था की जाए। पूरी जो अयोध्या है उसको राममय बनाने की तैयारी हो चुकी है। और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 16वीं बैठक हुई और बैठक में प्रदेश की जैव विविधता को संरक्षित करने और इको पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के चूका जैसे इको टूरिज्म के स्थलों पर सुगम आवागमन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और 4 लेन रोड कनेक्टिविटी की सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए। ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोगों को गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर नियोजित करने और सैलानियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था विकसित कर टूरिज्म का माहौल बनाने पर जोर दिया जाए। सीएम ने कहा कि पशु पक्षियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी संस्कृति का अंग है। प्रदेश में हर साल एक तय समय पर बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षियों का आगमन होता है। इनकी सुरक्षा हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। इन पक्षियों और अन्य पशु पक्षियों के साथ क्रूरता, अमानवीयता स्वीकार नहीं होगी। ऐसी हर एक घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और तेलंगाना दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया है। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में है। एक बार फिर केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना का भी मोर्चा संभाला है। बीजेपी चाहती है कि इस बार तेलंगाना में उसकी सीट बढ़े, जिसके लिए खुद गृह मंत्री शाह तेलंगाना दौरे पर पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया है। और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में शराब को प्रतिबंधित किया गया है और 5 कोसी मार्ग से सभी दुकानें हटाई जा चुकी हैं। 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को मदिरा निषेध घोषित किया जा चुका है। अयोध्या एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहां देश विदेश के सभी राम भक्त भगवान राम के रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि अयोध्या की 5 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है, उस परिक्रमा मार्ग पे हम पूर्ण रूप से
मदिरा को प्रतिबंधित करेंगे और मद्य निषेध उसमें घोषित करेंगे। हम लोगों ने उस पूरे मार्ग को, जो 5 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उस पूरे मार्ग में जितनी भी मदिरा की दुकानें थी, शॉप्स थी, उन सबको वहां से हटा दिया है और वो पूरे 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को हम लोगों ने मद्य निषेध घोषित कर दिया है। वहां कभी भी कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को हमने पूरी तरीके से मदिरा निषेध बना दिया है और इस पूरे मार्ग में कहीं भी कोई भी मदिरा की दुकान नहीं होगी, सभी दुकानों को हटा दिया गया है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ये बयान दिया है। तो लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे थे, जहां पर 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इस पूरे मार्ग को मदिरा निषेध घोषित कर दिया गया है। आबकारी मंत्री ने ये जानकारी दी है। और वहीं कौशाम्बी के महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। महेश्वरी प्रसाद कॉलेज के आज के इस समारोह में विद्यालय प्रबंधन के संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति परम सम्माननीय श्री विक्रमनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, माननीय सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कौशाम्बी श्रीमती कल्पना सोनकर जी, प्रबंधक महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज श्री वत्सल नाथ जी, प्रधानाचार्य महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज श्री जितेंद्र नाथ जी। आज के इस समारोह में हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, विद्यालय के सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि कौशाम्बी जनपद के इस आलमचक में आज से 6 दशक पूर्व जब अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित करने और उस परंपरा को यहां की स्मृतियों में बने रहने के लिए जब उस समय के प्रख्यात अधिवक्ता श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने इस विद्यालय की शुरुआत की होगी, उस समय ये क्षेत्र कितना पिछड़ा रहा होगा, लेकिन मन में एक भाव था परोपकार का, जनसेवा का, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करते हुए उनके नाम की अमरता को बनाए रखने का, और आज उनका ये सपना यहां पर महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में साकार रूप से हम सबके सामने मूर्त रूप में है। मैं इस अवसर पर
सबसे पहले विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को, और उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति, पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए जिस संस्था की स्थापना की, बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को, दोनों की स्मृतियों को मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इस बात को। आप रामचरित्र मानस पढ़ते होंगे, उसमें तुलसीदास जी ने भी एक बात कही। उससे पहले आप जितने भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे और भारत की परंपरा के बारे में जितनी भी जानकारी लेंगे, आपको एक बात की जानकारी जरूर होगी, वो हमें एक ही प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हो, रामचरित्र मानस हो, यहां से जो भी ऐसे पैतृक, जो भी हमारी ऐसे पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए स्तंभ हैं या ग्रंथ हैं, वे हमें एक बात की प्रेरणा देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। श्रद्धा के लिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए कि किसी महापुरुष ने अपने पूर्वजों की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। और आज आप देख रहे होंगे, आज के समय में भागम भाग का जब समय है, लोग अपने स्वयं के व्यवस्था के लिए इधर भाग रहे हैं, तब आज से 7 वर्ष पहले इस विद्यालय की स्थापना होती है। और वर्तमान में मुझे देखकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि 2526 बच्चे वर्तमान में यहां इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और जिनमें 1353 बालिकाएं पढ़ रही हैं। एक बहुत शुभ संकेत है, बालिकाएं स्कूल आ रही हैं। बालकों की संख्या मात्र 1173 है, यानी बेटियां एक बार फिर से यहां पे भी स्थान प्राप्त कर ली, आगे अपना स्थान बना ली है। ये तो 2500 से अधिक बालकों को उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के गांव के इर्द गिर्द शिक्षा का एक उत्तम केंद्र मिला है। इसके प्रति, विद्यालय के संस्थापकों के प्रति, जिस महापुरुष के नाम पर है उनके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि जब हम लोग अपने प्राचीन गुरुकुल परंपरा में भी दीक्षांत समारोह होता था, उसमें एक आचार्य अपने शिष्य के प्रति यही बात करता था, यही भाव व्यक्त करता था कि उपदेश का सार यहां से शुरू होता है, जो आज भी तैत्तरीय उपनिषद में हम सबको इस बारे में देखने को मिलता है कि सत्यम पदम धर्मम चरम, यहां से शुरू होकर के और फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सभी का पालन करते हुए, यानी अतिथि यानी देवो भव का मतलब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, अंतःकरण से श्रद्धा का भाव। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके द्वारा किए गए योगदान के प्रति एक कृतज्ञता का भाव। पिछले 59 वर्षों में हजारों बच्चों ने यहां से शिक्षा अर्जित की होगी। वे ज्ञानवान बनकर के समाज में निकले होंगे। समाज में अलग अलग क्षेत्रों में वे अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई व्यापार के क्षेत्र में होगा, कोई जीवन के अलग अलग क्षेत्र में रह करके किसी न किसी प्रकार से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहा होगा।
आज अगर वह कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे मां बाप का संस्कार और मां बाप के योगदान के साथ साथ इस विद्यालय का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसने उन्हीं के घर में शिक्षा का एक केंद्र बनवा करके उन्हें यहां पे एक उत्तम केंद्र बनाने की प्रेरणा दी। और आज यहां पर बाबू महेश्वरी प्रसाद जी की स्मृति को ताजा रखते हुए यह इंटर कॉलेज अपने इस भव्य इमारत के साथ यहां पर 2500 से अधिक बच्चों को शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ उनके ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मैं इसके लिए वर्तमान प्रबंधन को, जिनमें देश की जानी मानी हस्ती हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे लोग इतना रुचि लेते हैं। स्वयं न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए यहां पर आए। कुलपति जी प्रोफेसर सविता श्रीवास्तव जी विश्वविद्यालय के अपने कार्यों से समय निकाल करके इस विद्यालय में आए। एक असामान्य सी बात है, ये भी उनके अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा की केंद्र है। लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी बनता है। हजारों लाखों युवाओं को उससे आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहां एक अभिभावक के रूप में वे आपके बीच में बैठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में आपके साथ आज बातचीत कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि कैसे बड़ा व्यक्ति कोई अचानक नहीं होता है। आप ही के बीच में परिश्रम करके व्यक्ति पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से जब व्यक्ति कार्य करता है तो बड़ी से बड़ी मंजिल प्राप्त कर सकता है, अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यह विद्यालय के प्रबंधन, उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। यह विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सचमुच जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ज्ञापन को पढ़ देखूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, जिस पर हम सबको मिलकर भी सामूहिक प्रयास करना होगा। निजी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। अगर बाबू देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी जैसे विभूतियों ने उस कालखंड में इन शिक्षण केंद्रों की स्थापना नहीं की होती, क्या होता? जगह जगह जो विद्यालय बने, शिक्षा के केंद्र बने, ये केंद्र समाज के कंट्रीब्यूशन से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दे करके, अपनी संपत्ति लगा करके, अपने पूर्वजों की कीर्ति को बनाए रखने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी समाज और राष्ट्र के लिए कुछ योगदान दे पाएगी, इसके लिए उनके द्वारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ। आज उसका परिणाम है कि निजी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन के सहयोग से ही आज जब हम शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग कहीं टिक पाते हैं। याद रखना, जब भी समाज आगे होता है और सरकार पीछे होती है तो समाज प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है तो समाज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए समाज आगे था तो यह देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। जब हमने समाज को पीछे कर दिया, परिणाम क्या था? यह देश पिछड़ता गया। आज एक शुभ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। समाज जागरूक हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुका है। उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलेंगे और उसी भाव के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। खासतौर पर यहां पर जितनी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है, उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले विद्यालयों के पास आय के स्रोत हुआ करते थे, आज वो स्रोत भी नहीं। तो सरकार ने तय किया है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत
कोई भी विद्यालय जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है या सरकारी विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों के हमने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग कर रही है, जिसमें हमारा कहना है कि आप 75% पैसा सरकार देगी, 75 से 90% पैसा सरकार दे रही है और 10 से 25% के बीच प्रबंधन को जन सेवा के पास CSR से लेकर के उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। भव्य भवन, अच्छे भवन बन सकते हैं। दूसरा, हमें आज कुछ नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, आप यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ लाइब्रेरी जाने का अभ्यास जरूर करें, अखबारों को जरूर देखें, पुस्तकालयों में नई नई पुस्तकों को, जिससे आपका ज्ञानार्जन होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी, सफलतम कहानियों को देखने सुनने का एक अवसर प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे करके उसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करना है। खर्चा बहुत नहीं है, सरकार उसमें सहयोग कर रही है, विद्यालय को केवल पहल करके उसको नेतृत्व दे देना है और सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोजेक्ट अलंकार में बाबू महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज भी चयन हुआ है और सरकार इसके लिए धनराशि इसके लिए उपलब्ध करवा रही है, जिससे यहां पर इस भवन को और अच्छा बनाने में, इसमें अन्य नए क्लासरूम बनाने में, नई लैब्स बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में और भी अन्य चीजें यहां जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में उससे उस धनराशि का उपयोग विद्यालय के लिए हो पाएगा। इसके अलावा यहां पर अभी जो न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी ने कुछ बातें कही, खासतौर पर यहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए मैं जिलाधिकारी से कहूंगा कि वे एक अच्छा प्रस्ताव बना करके दें, जिससे यहां के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी एक उत्तम केंद्र हम यहां पर दे पाएंगे और मार्गदर्शन स्वयं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव स्वयं कुलपति है, तो कुलपति के रूप में उनका मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में जो महाविद्यालय बने वह इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके अलावा हम सबको एक बात को ध्यान रखना होगा। देखिए, वर्तमान में एक नया अवसर आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अवसर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए। एक काम, हमें बच्चों को शिक्षा से, उसके पाठ्यक्रम से तो अवगत कराना ही है, लेकिन अभी से उसको कुछ नए कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के ऐसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं जिनमें वे बच्चे पारंगत हो और पारंगत होकर के फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच मिल सके। इस पर हमें अभी से प्रयास करना होगा, जिसमें हमने पहले ही सरकार ने 2-3 प्रोग्राम आगे बढ़ाए हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिले के अंदर कौन से ऐसी विशिष्ट उत्पाद है जिसमें रोजगार सृजन की अनंत संभावनाएं हैं, उसमें नयापन हम क्या दे सकते हैं, इसका शोध का, इनोवेशन का केंद्र हमारे विद्यालयों को बनना पड़ेगा। दूसरा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान या PM विश्वकर्मा योजना, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग एक नए अभिनव प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार इसमें भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। एक पक्ष यह विद्यालय का आना चाहिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको पारंगत कर देगा, और दूसरा है स्पोर्ट्स का, खेलो इंडिया खेलो। आपने देखा होगा कि भारत ने पिछले 9 वर्ष में खेल के क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान गढ़े हैं, विकास की एक नई दौर में आगे बढ़ा है। आज हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, वहां पर हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक के ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का रहा है और एशियन गेम्स में भी पहली बार भारत के खिलाड़ियों को 100
योगी को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।